हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज है हमारा बीपीएससी एडीओ 30 डे सीरीज का डे 29 और आज की इस क्लास में हम बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के उस फेज को पढ़ेंगे जो 1919 से 1931 के बीच का है। यह वही समय है जब आंदोलन सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जनता सीधे सड़कों पर उतरी। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि खिलाफत आंदोलन कैसे हुआ, असहयोग आंदोलन ने बिहार पर क्या असर डाला, असहयोग आंदोलन के बाद नई राजनीति कैसे बनी और अंत में सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद साइमन कमीशन वगैरह को पढ़ते हुए बिहार सोशलिस्ट पार्टी को कवर करेंगे। दोस्तों, यह पूरा टॉपिक जो है वो बीपीएससी एडीओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहना है अंत तक। तो पहले शुरू करते हैं खिलाफत आंदोलन से। सबसे पहले समझते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। दोस्तों, 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और इस युद्ध में तुर्की की हार हो गई थी और तुर्की का शासक पूरे मुस्लिम जगत का खलीफा माना जाता था। मतलब जो तुर्की का शासक था वो पूरे मुस्लिम जगत का खलीफा माना जाता था। और युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के खलीफा पर बहुत अपमानजनक शर्तें थोप दी थी और इसी के विरोध में भारत में 1919 से खिलाफत आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने की जरूरत है कि गांधी जी ने देखा कि अगर मुस्लिम समाज को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जाए तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन और मजबूत होगा और इसी कारण गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ लिया। अब बात करते हैं बिहार में खिलाफत आंदोलन की। नवंबर 1919 में पटना में एक बड़ी सभा आयोजित की गई और इस सभा की जो अध्यक्षता थी वो हसन इमाम ने की और इस सभा में ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित शांति समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया गया और इसके बाद 19 मार्च 1920 को बिहार के मुसलमानों ने सामूहिक रूप से हड़ताल कर दिया और यह हड़ताल यह दिखाती है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन केवल सिंबॉलिक नहीं था बल्कि मास मूवमेंट बन चुका था। मतलब कि केवल एक सिंबॉलिक नहीं था बल्कि उससे बहुत ज़्यादा लोग जुड़ चुके थे। लेकिन 1924 में तुर्की में खलीफा पद ही समाप्त कर दिया गया। जैसे ही खलीफा पद खत्म हुआ, खिलाफत आंदोलन का मुख्य आधार ही खत्म हो गया और इसलिए खिलाफत आंदोलन जो था वो स्वतः निष्प्रभावी हो गया। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। 1919 के बाद गांधी जी का मानना था कि अब सिर्फ याचिका और प्रार्थना से काम नहीं चलेगा और ना ही इससे हमें स्वराज मिलेगा और इसी सोच के तहत सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और इसके बाद नागपुर अधिवेशन में 1920 में इस आंदोलन को पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई गई। असहयोग आंदोलन का अर्थ यह था कि सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया जाएगा, चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा और विदेशी वस्त्रों का त्याग किया जाएगा। साथ ही साथ शराब की दुकानों का विरोध भी किया जाएगा। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन और बिहार की। मतलब अब देखेंगे कि बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा था। बिहार में भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन में असहयोग आंदोलन पर जोर दिया गया। नवंबर 1920 में शाहाबाद जिले में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ और यह आंदोलन बताता है कि बिहार में असहयोग आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक आंदोलन भी बन गया था। तो ध्यान रहे, 1920 में शाहाबाद जिले में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ था। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव यह दिखता है कि नेताओं ने अपनी बहुत सारी चीज़ें त्याग की। किसी ने विधायिका के चुनाव छोड़े तो किसी ने सरकारी पद और कुछ ने अपनी सम्मान और उपाधियाँ लौटाई। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, उनके भाई ने अपनी राय साहब की उपाधि और वापस लौटा दी थी और सरकारी नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया था और यह जनता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान जब सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़े गए तब शिक्षा का संकट पैदा हुआ और इसी समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई जिसके प्राचार्य बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 6 फरवरी 1921 को राष्ट्रीय महाविद्यालय के परिसर में ही बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा दीघा के पास सदाकत आश्रम की स्थापना की गई जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। तो ध्यान रहे, पटना में सदाकत आश्रम, दीघा में। अब बात करते हैं आंदोलन के दमन और स्थगन की। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन के दिन पूरे शहर में हड़ताल रखी गई, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हो गई और इस घटना में भीड़ ने थाने को जला दिया और गांधी जी जो थे वो हिंसा के खिलाफ थे और इसी कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो था उसे स्थगित कर दिया गया। तो ध्यान है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था
और 5 फरवरी 1922 को शुरू किया गया था। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बाद की राजनीति की। असहयोग आंदोलन के बंद होने से कई नेता निराश हुए थे। कुछ नेताओं का मानना था कि अब विधायिका में जाकर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना चाहिए। इसी सोच में 1923 में स्वराज पार्टी बनी। तो ध्यान रहे, कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो कि गया में हुआ था, वहां पे चित्तरंजन दास ने विधायिका में बहिष्कार का सोच करके 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, जिसमें यह था कि वो विधायिका में प्रवेश करेंगे, उसके बाद अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेंगे। अब बात करते हैं साइमन कमीशन और बिहार की। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और इस आयोग में एक भी जो सदस्य थे वो भारतीय नहीं थे, और इस कारण से ये पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लग गए। और जो साइमन कमीशन आया था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो भी कमियां थी, मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो कि 1919 में आया था, उसमें जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए आया था। और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे थे। और बिहार में 12 दिसंबर 1928 को पटना में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ था। अब बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। 1930 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी विचारधारा उभरने लगी और इसी क्रम में 1934 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था किसान संगठन, मजदूर संगठन और समाजवादी विचारधारा का प्रचार। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार के बारे में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा, मतलब प्रस्ताव पारित किया गया था। इसीलिए अब 26 जनवरी 1930 मतलब 26 जनवरी को ही हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन को चुना गया था हमारे देश का संविधान लागू करने के लिए, क्योंकि वो दिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होने के कारण स्पेशल हो जाता है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी और इस यात्रा में बिहार से केवल एक सत्याग्रही शामिल थे, जिन्हें मैथिल गांधी या कारो गांधी कहा जाता है, जिनका नाम गिरिवरधारी चौधरी है, जो कि कुशेश्वर स्थान दरभंगा से थे। अब बात करते हैं बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की। 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। इसके साथ ही विदेशी वस्त्र बहिष्कार, शराब दुकानों का विरोध और चौकीदारी कर आंदोलन जैसे कार्यक्रम चले। अब बात करते हैं, आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है बेगूसराय गोलीकांड। 26 जनवरी 1931 को बेगूसराय में जुलूस पर गोली चलाई गई। इसमें कई लोग शहीद हुए। यह घटना बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़ा मोड़ थी। इसमें 6 लोग शहीद हुए थे, जिसमें चंद्रशेखर सिंह, रामचंद्र सिंह, छठू सिंह, बनारसी सिंह प्रमुख थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट जो हमने समझाए वो अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको PDF से भी कवर कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा, जिससे आप जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ कल इस सीरीज के आखिरी दिन में, डे 30 में। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।